शुरू किया जाए। हाँ हाँ। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज फिर से 5 क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार उसका उत्तर कौन सा होगा। आज दूसरा क्लास है। ऐसे क्लास मंडे टू फ्राइडे प्रत्येक दिन चलेंगे, जिसमें 5 क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत को या आधारिक संरचना के सिद्धांत को या मौलिक लक्षण के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। ये 1967 में गोलकनाथ वाद आया था, जिसने कहा था कि संसद को मौलिक अधिकारों में परिवर्तन करने की शक्ति नहीं है। झगड़े की शुरुआत यहीं से हुई थी। इसके बाद 1971 में 24वां संशोधन हुआ था संविधान में, और इसके द्वारा ये प्रावधान किया गया था कि संसद को पूरे संविधान में संशोधन की शक्ति है, और इस प्रकार जो विधि बनेगी अनुच्छेद 13(2) के विधि के अंतर्गत शामिल नहीं होगी। इसमें यह कर दिया गया था कि संविधान संशोधन सामान्य विधि नहीं है, ऐसे में वो 13(2) में शामिल नहीं होगा और उस पर न्यायालय न्यायिक समीक्षा नहीं कर पाएगा। यह 24वें संशोधन के द्वारा व्यवस्था की गई थी। तब उसी मामले पर केशवानंद भारती वाद 1973 में आया था, जिसने इस झगड़े का समापन ये करके कहा कि संविधान के कुछ मौलिक लक्षण हैं, कुछ आधारभूत संरचना है, कुछ मूल ढांचा है, और उसमें संशोधन करने की शक्ति संसद के पास नहीं होगी, चाहे इसके लिए संविधान संशोधन ही क्यों नहीं। नमस्ते नमस्ते रंजन। संविधान संशोधन ही क्यों न करना पड़े, मूल ढांचा को संसद बदल नहीं सकती है। तो ये जो सिद्धांत था मूल ढांचे का, मूल ढांचे को ही आधारभूत संरचना भी कहा जाता है। मौलिक लक्षण भी कहा जाता है। ऐसे बेसिक स्ट्रक्चर कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा केशवानंद भारतीवाद। केशवानंद बनाम केरल राज्यवाद 1973 पूरा लिखा जाता है। न्यायालय में मामला लिखने का यही तरीका है। दूसरा, कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है ना। कटौती प्रस्ताव संसद में लेखानुदान ये लाया जाता है। कटौती प्रस्ताव अनुदान की मांग पर, अनुदान की मांग पर कटौती प्रस्ताव लाया जाता है। अनुदान की मांग का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 113 में है ना। अनुदान की मांग, बजट में जो व्यय का प्रस्ताव किया जाता है उसकी स्वीकृति के लिए अनुदान की मांग संसद में पेश की जाती है। अनुच्छेद 113 के तहत इसे राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से लोकसभा में ही पेश किया जाता है। अब जो सरकार ने व्यय का एक एस्टिमेट बनाया, अनुमान रखा, उसी की स्वीकृति संसद से ली जाती है अनुदान की मांग पर।
और उस अनुदान की मांग पर विपक्ष के द्वारा कटौती प्रस्ताव लाया जाता है, ताकि जैसे मान लीजिए किसी मद में 10,000 रुपया कम व्यय करने का प्रस्ताव लाया गया कि संसद स्वीकृति दे, तब उस स्थिति में कटौती प्रस्ताव लाकर कहा जा सकता है कि 9,000 रुपया ही दिया जाए। तो क्या होगा इसका उत्तर? सरकारी नीतियों पर नियंत्रण नहीं होता है, ये गलत हो जाएगा। सत्ताधार की कार्यवाही पर नियंत्रण नहीं है, ये भी गलत होगा। बजट प्रस्तावों के खर्च में कमी का प्रस्ताव इसके द्वारा लिया जाता है, तो यही इसका सही उत्तर है ना। जैसे आप भी घर में जब पैसे की मांग करते हैं, गार्जियन से जब पैसे की मांग की जाती है, तो गार्जियन क्या होता है, कटौती प्रस्ताव चलाते हैं ना। किसी मद में कहिए कि कपड़ा के लिए 5,000 रुपया देते, 5,000 का पहन के क्या करोगे, लो 3,000 रुपया बनवा लेना कपड़ा या ले लेना, है ना। तो 2,000 जो कम हुआ, चूंकि धन उन्हीं का है, तो कटौती प्रस्ताव भी वही लाएंगे। ठीक उसी प्रकार जो सरकार व्यय के लिए अनुमान रखती है, उसमें कमी करने का प्रस्ताव जो लाया जाता है, उसी को कटौती प्रस्ताव कहते हैं। होता 3 प्रकार का है। एक नीति असहमति कटौती होती है, जिसमें कोई भी धन न देने का आग्रह होता है, प्रस्ताव होता है। दूसरा सामान्य कटौती होती है, जिसमें मांगी गई धनराशि में से कुछ धनराशि कम करने की बात कही जाती है। और तीसरा होता है सांकेतिक कटौती, जिसमें मांगी गई धनराशि में से 100 रुपया या 1 रुपया कम करने की बात कही जाती है ना। तो ये जो सरकार के द्वारा व्यय प्रस्ताव लाया जाता है, उसमें कमी का जो प्रस्ताव रखा जाता है, उसे ही कटौती प्रस्ताव कहते हैं। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है ना। अनुच्छेद 108 के तहत भारत का राष्ट्रपति अगर किसी विधेयक पर संसद और राज्य विधानमंडल संसद के दोनों सदनों के बीच मतभेद हो जाता है, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत संसद का संयुक्त बैठक बुला सकता है ना। तो अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति द्वारा आहूत किया जाता है, बुलाया जाता है। एक बात है, तो ये सही है। संविधान इसमें 3-4 बातें हैं। 108 के तहत बुलाया जाएगा, राष्ट्रपति बुलाएगा, है ना। और ये केवल साधारण विधेयक पर ही बुलाया जाता है। विधेयक मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। साधारण विधेयक, जिसके द्वारा विधि का निर्माण होता है। दूसरा संविधान संशोधन विधेयक, जिसके द्वारा संविधान में कुछ जोड़ा जाता है, घटाया जाता है या दिए गए प्रावधानों में परिवर्तन किया जाता है। और तीसरा होता है धन विधेयक, जो टैक्सेशन से संबंधित होता है या भारत की संचित निधि से संबंधित होता है। संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान केवल साधारण विधेयक पर है। अगर साधारण विधेयक पर लोकसभा राज्यसभा में मतभेद होता है, तभी संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा, है ना। संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन संसद का नहीं बुलाया जाता है, ये गलत है। तो साधारण विधेयक तक तो सही है, ये गलत हो जाता है। संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन बुलाने का कोई प्रावधान नहीं है। तीसरा, तो ये उत्तर तो यही होगा, क्योंकि बुलाने का अधिकार है नहीं, ऐसा कोई प्रावधान ही संविधान नहीं कर रहा है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, ये सही है। अगर लोकसभा अध्यक्ष नहीं करेंगे तो एक विकल्प के तौर पर, हालांकि उतना दूर तक जाकर पूछा नहीं जाता है, अगर अध्यक्ष न हो तो उपाध्यक्ष करेंगे। अगर उपाध्यक्ष भी न हो, न अध्यक्ष हो, तो राज्यसभा का उपसभापति करता है। है ना, ऐसे क्रम है करने का, ऐसे अध्यक्ष ही करते हैं। चौथा,
इस अधिवेशन में विधेयक को दोनों सदनों के साधारण बहुमत, यानी दोनों सदन, कितना है लोकसभा में सदस्य संख्या 543, राज्यसभा में 245, पूरा है 788। इसका आधा कितना होगा 394, यानी 394 प्लस एक भी हो जाए, है ना। दोनों सदन का जो संयुक्त सदस्य संख्या होगी उसके आधे से अधिक सदस्य उपस्थित रहना चाहिए और आधे से अधिक सदस्य का समर्थन इस विधेयक को मिलना चाहिए, तब विधेयक पारित होगा, है ना। तो विधेयक संसद के दोनों सदनों के संयुक्त साधारण बहुमत से पारित होता है, यानी दोनों की संख्या मिलाने के बाद जो आधे से अधिक सदस्य का बहुमत होगा उसी से इस विधेयक को पारित किया जाएगा। संयुक्त अधिवेशन में पारित होने वाला प्रथम विधेयक दहेज निरोधक था, यह भी सही है। अभी तक 3 विधेयक संयुक्त अधिवेशन से पारित हुए हैं। एक, पहला दहेज निरोधक अधिनियम, (1961), दूसरा बैंकिंग सेवा संशोधन अधिनियम 1978, और तीसरा आतंकवाद निरोधक अधिनियम 2000। ये 3 विधेयक ही, तो पहला दहेज निरोधक है, दूसरा बैंकिंग सेवा संशोधन है और तीसरा आतंकवाद विरोधी अधिनियम है। इस 3 अधिनियम को संयुक्त अधिवेशन से पारित कराया गया है ना। तो दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन संविधान संशोधन विधेयक पर नहीं होता है, ये केवल साधारण विधेयक पर ही होने का प्रावधान है ना। लोकसभा अध्यक्ष अध्यक्षता करेंगे, सही है, अनुच्छेद 108 के तहत बुलाई जाती है, राष्ट्रपति बुलाते हैं, यह भी सही है। दोनों सदन की जो कुल सदस्य संख्या होगी उसके साधारण बहुमत से पारित किया जाएगा, यह भी सही है। और पहला विधेयक जो संयुक्त अधिवेशन में पारित हुआ था वो दहेज निरोधक अधिनियम 1961 था। 2 अन्य भी हुए हैं, बैंकिंग सेवा संशोधन अधिनियम 1978 और आतंकवाद निरोधक अधिनियम 2000, ये भी संयुक्त अधिवेशन में ही पारित हुआ है। अभी तक 3 ही विधेयक या अधिनियम जो बने हैं वो संयुक्त अधिवेशन में पारित होकर बने हैं। आज का चौथा क्वेश्चन है संघीय मामला, यानी संघ राज्य या राज्यों के बीच के मामले, जैसे बिहार और भारत सरकार के बीच कोई मामला चल रहा है, या बिहार और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच कोई मामला चल रहा है, या भारत सरकार और यूपी सरकार एक तरफ है, बिहार झारखंड एक तरफ है, ये भी मामला है। तो संघ और राज्य के बीच के मामले या राज्यों के बीच के मामले, इसी को संघीय मामला कहा जाता है। संघीय मामला सर्वोच्च न्यायालय का मूलाधिकार है, यानी यही शुरू होगा, अन्य न्यायालय में शुरू नहीं किया जाता है। यदि संघीय मामला किसी उच्च न्यायालय में चल रहा है और उच्च न्यायालय ने उस पर निर्णय नहीं किया है, तो न्यायालय के द्वारा कौन सा रिट जारी करके उस पर सुनवाई को रोका जाएगा। तो 2 रिट न्यायिक होते हैं, प्रतिषेध और उत्प्रेषण, 2 न्यायिक रीट है। परमादेश न्यायिक और प्रशासनिक दोनों होता है। दोनों में प्रतिषेध और उत्प्रेषण में सभी बातें एक समान है। दोनों में यह प्रावधान है जिसके तहत ऊपर का न्यायालय अपने से नीचे के न्यायालय को उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम करने से रोकता है। इसी को कहते हैं प्रतिषेध भी, और इसी को कहते हैं
उत्प्रेषण भी। तब अंतर क्या है? अंतर यह होता है कि प्रतिषेध तब जारी होता है जब नीचे के न्यायालय ने निर्णय नहीं दिया है, सुनवाई चल रही है लेकिन निर्णय नहीं हुआ है, तो निर्णय करने से रोका जाता है। जबकि उत्प्रेषण में नीचे के न्यायालय ने निर्णय कर दिया है, निर्णय को रोका जाता है। इस क्वेश्चन में क्या है कि कोई संघीय मामला उच्च न्यायालय में चल रहा है और उच्च न्यायालय ने उस पर निर्णय नहीं दिया है, तो वैसी स्थिति में, निर्णय नहीं देने की स्थिति में ऊपर का न्यायालय प्रतिषेध रीट जारी करता है, तो यह प्रतिषेध हो जाएगा। यही अंतर है प्रतिषेध। प्रतिषेध नीचे के न्यायालय के निर्णय से पहले जारी होता है और और उत्प्रेषण ऐसे लिखा जाएगा, उत्प्रेषण तब जारी होता है जब नीचे के न्यायालय ने अपना निर्णय कर दिया है। आपके क्वेश्चन में है कि नीचे के न्यायालय ने निर्णय नहीं दिया है। अगर दे दिया शब्द यहां प्रयोग होगा तब उत्प्रेषण हो जाएगा। निर्णय नहीं दिया है तब इसका उत्तर प्रतिषेध होगा। तो प्रतिषेध इसका होगा। अगर निर्णय नहीं दिया है प्रतिषेध होगा, अगर निर्णय दे दिया है उत्प्रेषण होगा, है ना। काम करने का आदेश दिया जाता है परमादेश के द्वारा, और अगर कोई लोक महत्व के पद पर बैठा हुआ है तो उसका कानूनी रूप से बैठना सही है या नहीं, इसकी जांच अधिकार परीक्षा से होती है। तो अलग अलग है सबका स्कोप। और गिरफ्तार किया गया है लेकिन 24 घंटे के भीतर निर्णय कोर्ट में पेश नहीं किया गया है, तब बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी होता है। और आज का अंतिम क्वेश्चन है मौलिक अधिकार नहीं है। ये तो आसान क्वेश्चन है ना। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? कौन नहीं है? आजीविका का साधन चलाने का अधिकार एक है, थोड़ा सा केवल इसको समझना है। आजीविका का साधन प्राप्त करने का अधिकार, व्यापार कारोबार करने का अधिकार, व्यापार या कारोबार बंद करने का अधिकार। कौन सा होगा? कौन सा होगा? आजीविका का साधन चलाने का अधिकार, है ना। किसमें है? यह है मौलिक अधिकार 19(1)(6) में। इच्छा के अनुसार आजीविका का साधन चलाने का अनुसार अधिकार है। व्यापार या कारोबार करने का अधिकार 19(1)(6) का ही हिस्सा है ये। और सर्वोच्च न्यायालय का ये निर्णय है कि व्यापार या कारोबार करने के अधिकार में उसे बंद करने का अधिकार भी शामिल होता है, यानी ये भी 19(1)(6) का ही हिस्सा है। किसके अनुसार? सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार। है ना। तीनों मौलिक अधिकार है। आजीविका का साधन प्राप्त करने का अधिकार ये मौलिक अधिकार नहीं है। ये कहाँ है? 39(क) में है ना। डीपीएसपी में है, मौलिक अधिकार नहीं है, निदेशक तत्व में है ना। तो यही इसका उत्तर होगा। आजीविका 39(a) में क्या कहा गया है? ऐसे अगर इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन भी रहता है, 39 का एक अलग से भी जोड़ा गया है, समान न्याय एवं विधिक सहायता। तो 39(a) इसमें प्रावधान है कि स्त्री एवं पुरुष सभी को समान रूप से आजीविका का साधन प्राप्त करने का अधिकार होगा। तो ये 39(a) है, तो स्वाभाविक है ये चला जाएगा निदेशक तत्व में, तो ये नहीं है। शेष तीनों 19(1)(6) का ही हिस्सा है।
तो तीनों मौलिक अधिकार है, बी वाला नहीं है, तो वही उत्तर होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, यही 5 क्वेश्चन था। फिर कल हम लोग 5 क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।